दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं, मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हमारा चल रहा है, फर्जी मॉडल उत्तर का पोल खोल, उस सिलसिले में आज हम एक और नया क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। ठीक है, और ये प्रयास यदि हमारा अच्छा लगता हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से बता दें कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप बहुत सावधान रहेंगे। फर्जी मॉडल उत्तर से आपका आंसर राइटिंग कभी सही नहीं हो सकता है। जितने कॉपी पे अच्छा प्रयास लिखा जाता है उतना ही ये बेवकूफ़ बनाने का एक साधन है। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले के फील्ड में कितना बड़ा स्कैम चलता है, अब आप सोशल मीडिया के द्वारा जान भी गए होंगे। तो देखिए, ये सब बताने में हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि हमारे संविधान में हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी है वैज्ञानिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना। इसलिए मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो हम इस सब बातों को बताते हैं। तो फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। और मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए कोई समस्या हो तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन तक हम आपके सामने सॉल्व किए थे। 10 नंबर क्वेश्चन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये यूपीएससी का रियल क्वेश्चन है। यदि आपको अपने आप का जांच करना है तो आप रियल क्वेश्चन से जांच करो, फर्जी क्वेश्चन से जांच नहीं होगा। रियल क्वेश्चन आपको बताएगा कि आप कितने पानी में हो, आपकी औकात क्या है। चलिए, कह रहे सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार। ठीक है, सीमा पार से शत्रुओं द्वारा, तो यहाँ तक आप पहला सेगमेंट ले लीजिए। थोड़ा सा लाइन, सीमा पार से शत्रुओं द्वारा, यहाँ सेगमेंट हथियार, गोला बारूद, ड्रग्स आदि, ये 3 चीज हो गया। तो ये दूसरा सेगमेंट हो गया। आप कहेंगे सर इससे पहला सेगमेंट हम क्यों माने? इसलिए भाई कि यदि यूपीएससी का सिलेबस आप देखेंगे तो वहाँ पे स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सीमा पार से शत्रु, ये हो गया हमारा नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स दोनों। क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट, राज्य प्रायोजित हिंसा, उसको हम लोग कहते हैं स्टेट। ठीक है, और जो होता है राज्य प्रायोजित नहीं होता उसको कहते हैं नॉन स्टेट स्पॉन्सर। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे हो सकता है कभी आपको स्पेशल सेंटेंस लिख दे स्टेट स्पॉन्सर और कभी लिख दे नॉन स्टेट स्पॉन्सर। सिलेबस आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा पेपर 3 के सिलेबस में। इसलिए हमने से पहला सेगमेंट बनाया। तो हम हर बार कहते हैं कि क्वेश्चन का इंटेंट चेंज होता है, इंटेंट सेम रहता है, कंटेंट चेंज होता है। समझ गए? चलिए, फिर कह रहा है कि यूएवी की मदद से पहुंचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ये स्टेटमेंट आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी। ये यूपीएससी अपने तरफ से स्टेटमेंट आपको बता दिया कि सीमा पार से, अगर आसान भाषा हम समझे, पाकिस्तान से, म्यांमार से, चाइना से कम ये तो हमारे बहुत अनमोल पड़ोसी हैं। आप जानते हैं कि इन देशों से जो यूएवी के द्वारा, पहले क्या होता था कि बॉर्डर क्रॉस करके लोगों को भेजा जाता था, लेकिन अब यूएवी जो अनमैन एरियल व्हीकल जिसे हम लोग ड्रोन कहते हैं, ड्रोन की मदद से हथियार हो गया, गोला बारूद हो गया, ड्रग्स आदि पहुंचाया जाता है। अब पंजाब में ड्रग्स की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आप जानते हैं, गुजरात में भी, मतलब इंडिया में तो काफ़ी अधिक फैल गया यार ड्रग्स का प्रॉब्लम। तो वही कह रहा है कि ये पहुँचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। खतरा नहीं, गंभीर खतरा है। तो इस खतरे से निपटने के लिए, यहाँ तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इस खतरे से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिए। उपायों पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा बारीक अंतर दिया होगा। यदि इस अंतर को आप नहीं समझेंगे आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा गया क्वेश्चन में। देखिए, हम कि सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय पर चर्चा कीजिए, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है। यदि हम ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें, यदि 9 नंबर क्वेश्चन से इसका तुलना करें, कंपेयर करें, तो आप देखिए यहाँ क्या किया है। क्वेश्चन सेम है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ये भी आतंकवाद से है और ये सीमा पर शत्रु से है, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय पर चर्चा कीजिए, और यहाँ क्या कह रहा है कि किए जा रहे निपटना मतलब वही होता है ना, उपाय, निपटना वही हो गया ना, सेम ही हो गया ना। तो निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिए। ये 2 क्वेश्चन का आंसर बहुत डिफरेंट है यार, ह्यूज डिफरेंट है। यही बारीकी आपको पकड़ना होता है मेंस आंसर राइटिंग के लिए। यदि आप नहीं पकड़ पाएंगे तो पता चलेगा कि आप जो जानते हैं वो लिख दिए हैं, जो पूछा गया आप वो नहीं लिखे। यही मैं आपके सामने सेम साला क्वेश्चन है तो मैं दिखा दिया ना। यहाँ पे सरकार का प्रयास नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया कि सरकार जो कर रहा है उस पर आप टिप्पणी कीजिए, आप उससे कहाँ तक सहमत हैं। टिप्पणी का मतलब यही होता है, और सहमत क्या आप सुझाव देना चाहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास नहीं पूछा गया है। सरकार जो प्रयास कर रही है वो प्रयास कितना सफल है, कितना असफल है,
क्या उस सुधार करने की आवश्यकता है। टिप्पणी का मतलब वो होता है, ठीक है। ऐसे आम बोलचाल की भाषा में हम टिप्पणी का आपको बताए थे कि मीनिंग क्या होता है। सपोज कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी तरह का कपड़ा पहना होता है तो हम कमेंट करते हैं ना। इंग्लिश में तो कमेंट ही लिखा है यार, किधर गया भाई, आज देखते हैं हम लोग। हाँ ये देखो इंग्लिश में यहाँ पे कमेंट ही लिखा है ना। कमेंट भाषा तो हम लोग, कमेंट शब्द तो हम लोग जानते हैं, इस शब्द से हम लोग बहुत परिचित हैं, स्टूडेंट लाइफ में परिचित होते हैं। बहुत आदमी बहुत चीज़ पे कमेंट करते हैं। तो टिप्पणी मतलब क्या, ये अगर कोई क्या पहना है आप ये नहीं करते हैं ना कि ये पहना, उस पर आप टिप्पणी करते हैं, उसके प्रति आपका एक नज़रिया होता है। क्योंकि मैं बहुत आंसर राइटिंग वाले को देखता हूँ जो फर्जी मॉडल तो चलाते हैं, उसको टिप्पणी का ही मतलब पता नहीं था कि यार टिप्पणी मतलब होता क्या है। टिप्पणी का मतलब ये होता है, कमेंट का मतलब कि जो उसका एटीट्यूड है, वो जो पहना है, वो जो काम कर रहा है, उसके प्रति आपका क्या नज़रिया है। टिप्पणी का मतलब ये होता है, या आपका नज़रिया सकारात्मक हो सकता है, आपका नज़रिया नकारात्मक हो सकता है। कभी कभी आप उसमें सुझाव भी डालते हैं। जैसे गांव घर में अक्सर होता है, कोई मकान बनाता है, अब तो बहुत कम होता, पहले अक्सर होता कि जैसे व्यक्ति गया, यार क्रिकेट में तो अक्सर होता है कि हम लोग क्या करते हैं, टिप्पणी करते हैं कि अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे खेलना चाहिए था, सुझाव भी देते हैं। तो ये होता है टिप्पणी, ठीक है। आप टिप्पणी का मतलब पूरी तरह समझ होंगे। यदि आगे कोई भी आंसर आप लिखिए अपने स्तर पे भी, तो टिप्पणी का मीनिंग ये होता है, आप इस दृष्टिकोण से चीज़ों को सोचे। चलिए ठीक है, तो समझ गए पूरी तरीक़ा से। आइए हम इसकी भूमिका लिखने का प्रयास करें। भूमिका में क्या लिख रहे होते, अगर लिखते तो फिर से बताते कि हम फर्जी मॉडल तरह से आप सावधान रहें, यदि नहीं रहेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। और मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मोड में आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, किसी माध्यम के छात्र हों, आप ऑनलाइन भारत के किसी भी शहर में रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं भूमिका का, ठीक है। भूमिका का इस क्वेश्चन में आपको मैप बनाना पड़ेगा भारत का, क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पे सीमा लिख दिया ना कि सीमा पार से शत्रुओं का। तो आप एक अपना प्यारा सा भारत, हम ये समझा रहे हैं आपको। ये यहाँ पे भूमिका में चूंकि मैप नहीं बनता है, मैप जो है बॉडी में बनता है। ये हमारा अपना प्यारा सा भारत है। थोड़ा सा ये यहाँ पे थोड़ा सा और करना पड़ेगा, ऐसे में त्रिपुरा भाई नाराज हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरह से हमारा भारत। ये देखिए इधर हमारा क्या है, इधर हमारा पाकिस्तान है, आप जानते हैं। इधर हमारा अफगानिस्तान है, वो भी आप जानते हैं। फिर इधर हमारा ईरान हो गया, इधर हमारा चाइना है, इधर हमारा म्यांमार है जिसको हम लोग वर्मा के नाम से भी जानते हैं। इधर बांग्लादेश है, और इधर हमारा क्या है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, आदि देश है वहाँ पे। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, एक होता है गोल्डन क्रिसेंट, एक होता है गोल्डन ट्रायंगल। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए था। इस साइड जो हमारा है इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें म्यांमार, लाओस, कंबोडिया आदि देश आते हैं। और जो इधर हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है, इसे हम लोग कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट से जो है, अच्छा इधर हमने गोल्डन, अगर इधर ये हमारा गोल्डन ट्रायंगल, पूरा वाला जो पार्ट हमारा वो है गोल्डन ट्रायंगल, और ये पश्चिम वाला जो भाग है ये है गोल्डन क्रिसेंट। तो जो पाकिस्तान है, ईरान है और अफगानिस्तान है, इसको हम लोग गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जानते हैं। और जो हमारा म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस, उसे हम लोग गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो अब देखिए उस वहाँ पे जो ड्रग्स है, ड्रग्स की काफ़ी खेती होती है। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल में ड्रग्स की काफ़ी खेती होती है, और वो भारत में काफ़ी हद तक सप्लाई किया जाता है। तो यही आपको यहाँ पे एक छोटा सा इमेज बना करना है, भारत का मैप बना के आप इस क्वेश्चन में दर्शा सकते थे। तो ये तो हम बॉडी का बात बताएं, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि सीमा पार कहाँ कहाँ से है। तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट आप दोनों का एग्जाम्पल इस आंसर में लिखेंगे। यदि नहीं लिखेंगे तो बाकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन के यदि हम भूमिका एटिज लिख रहे होते तो क्या लिख रहे होते। देखिए क्वेश्चन शुरू हुआ है क्या, सीमा से, सीमा पार यानी बाउंड्रीज, ठीक है, बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर्स, बाउंड्रीज नहीं बॉर्डर से लिखा हुआ है यहाँ पे, सीमा पार से। तो आप देखिए भारत, आप देख सकते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों ने, जो भारत की भौगोलिक परिस्थिति आप देखिए क्या है, पहाड़, नॉर्थ ईस्ट पहाड़, जम्मू कश्मीर पहाड़, पूरा का पूरा एकदम नेपाल का बॉर्डर हमारा क्या पहाड़ से लगता हुआ है। तो भारत की अति भौगोलिक परिस्थितियों ने भारत की सीमा को भौगोलिक रूप से काफ़ी जटिल बना दिया है, ठीक है। भारत की एक लंबी सीमा पहाड़ी इलाकों से बना हुआ है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप गोल्डन ट्रायंगल व गोल्डन क्रिसेंट में अवस्थित देशों के लिए अनमेन्ड एरियल व्हीकल के द्वारा ड्रग्स, गोला बारूद, हथियार आदि का सप्लाई करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, ठीक है, अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। भारत लंबे समय से अवैध हथियार व ड्रग्स की समस्याओं से जूझता रहा है, ठीक है, जूझता रहा है। सरकार के द्वारा इसको रोकने के लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। समझ गए आप भूमिका।
आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप कहेंगे सर आपने तो अभी बताया कि सरकार का प्रयास नहीं पूछा गया, बिल्कुल नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको हिंट करना पड़ेगा 2-3 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में कि सरकार ये प्रयास कर रही है, तभी तो आप उस पर टिप्पणी करेंगे ना। जब आपको सामने कोई परिदृश्य नहीं दिया होगा तो आप टिप्पणी कैसे करेंगे? इसलिए आपको 3-4 लाइन में, एक पैराग्राफ में, 2 पॉइंट में आपको सरकार के प्रयास को लिखना पड़ेगा, और सरकार के प्रयास को लिखने के बाद आप उस पर टिप्पणी कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि भूमिका आप समझ गए होंगे। तो भौगोलिक परिस्थितियों ने भारत की भौगोलिक सीमा को काफ़ी अत्यधिक जटिल बना दिया है। भारत की लंबी सीमा पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है, जिसके कारण गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट में अवस्थित देशों के लिए भारत में अवैध हथियार, ड्रग्स, गोला बारूद आदि को भेजना अपेक्षाकृत आसान होता है। लंबे समय से भारत इन समस्याओं से जूझता रहा है। भारत सरकार के द्वारा इसे रोकने हेतु अनेकों उपाय किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। पॉइंट पहला, पॉइंट दूसरा, पॉइंट तीसरा, इतना आपने लिखा भूमिका। अगर आपको लग रहा है भूमिका थोड़ा लंबा है तो आप इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कहाँ से छोटा करेंगे? तो आप जो है ये क्या कहते हैं, भौगोलिक सीमाओं की परिस्थिति में जो हमने पहाड़ी इलाका जोड़ा, उस लाइन को हटा दीजिए तो छोटा हो जाएगा। आप सिर्फ लिखे भौगोलिक कारण भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो जटिल है, बस हो गया। तो जितने शब्दों में आपसे पूछा गया है, आप उतने शब्दों के अनुसार अपनी भूमिका, अपना बॉडी, अपना निष्कर्ष लगाएंगे। ऐसा नहीं कि पता चला कि हम भूमिका ही पूरा डाल दिए हैं और बॉडी में ज़्यादा लिखने के लिए अब हमें पास पेज नहीं बचा है। और नहीं तो बॉडी में कई बार होता है ना कि एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन डाला जाता है, तो आपको एकदम बराबर सेगमेंट में आंसर लिखना होता है। ऐसा नहीं कि हम जिसमें जानते हैं उसमें पूरा का पूरा ज्ञान उड़ेल दिए और जहाँ पे नहीं जानते हैं या थोड़ा कम जानते उसको छोड़ दिए, तो नहीं, ऐसे में फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बराबर अच्छे से मार्क्स नहीं मिलेगा, काट लिया जाएगा। क्योंकि एग्जाम को लगेगा कि आपको समझ नहीं, विषय वस्तु की समझ नहीं है। तो नॉलेज हो चाहे नहीं हो, उसके विषय में बारे में आपके पास हो सकता है 2 ही पॉइंट हो, 1 ही पॉइंट हो, लेकिन विषय वस्तु की समझ प्रदर्शित करना आपको आवश्यक है कि हाँ, एक ही पॉइंट का थोड़ा खींच दीजिए ना, थोड़ा नंबरा दीजिए, थोड़ा अपने तरफ से कुछ सेंटेंस जोड़ दीजिए, इसी को कहते हैं आंसर को बनाना। लेकिन लगे कि हाँ इक्वल है, बैलेंस है, संतुलन है, ठीक है। तो भूमिका आप समझ गए होंगे। उस भूमिका को लिखने के बाद आप ये हमारा प्यारा भारत का चित्र बना सकते हैं, इसको आप घेर सकते हैं तो अच्छा रहता है घेरने के बाद। चलिए अब हम बात करते हैं बॉडी की, जो हमने भूमिका आपको बता दिया। तो बॉडी में आपने लिखा जो निम्नलिखित है, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो देखिए सरकार के द्वारा ना इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया है, कानून, लॉ 2021 में कानून बनाया गया, आप इसके विषय में जानते होंगे। कानून है कि कुछ दिन पहले ड्रोन उड़ाने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। कुछ ऐसा इलाका है जिसको कि नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है कि यहाँ पे कोई ड्रोन एक्टिविटी नहीं हो सकती है, और कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पे कि आपको उड़ाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, और कुछ इलाका ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर, गाँव घर में, जहाँ कि आपको उड़ाने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। तो इन सेगमेंट में इसको बांटा गया है। तो इस कानून में यही बात, सरकार कानून के स्तर पर भी प्रयास कर रही है, ठीक है। दूसरा है इंफॉर्मेशन, सूचना, कॉमा संचार। अब देखिए सूचना संचार, अगर बॉर्डर के इलाके से आ रहा है कोई ऐसी चीज़, तो सूचना तो होना चाहिए। जो हमारे बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ठीक है, और स्टेट की जो पुलिस है, उनके पास सुरक्षा होनी चाहिए थी, उनके पास जानकारी होना चाहिए था, जो कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग होना चाहिए था। और मैंने कल भी बताया था कि जब सीमा सुरक्षा के आंसर आप लिखते हैं तो कोई भी ड्रोन तो बॉर्डर पास करेगा ना, तो जो वहाँ के नागरिक हैं, जो बॉर्डर इलाके में नागरिक बसे हुए हैं, उनसे, सुरक्षा एजेंसियों से और स्टेट पुलिस के बीच आपस में शानदार कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। उसे सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा शिक्षित किया जाना चाहिए था कि जैसे इस तरह कोई एक्टिविटी आपको दिखे, आप इन्फॉर्मेशन तुरंत शेयर करें। समझ गए? तो आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। सूचना संचार किसके द्वारा? जो वहाँ के नागरिक हैं, स्टेट की यूनिट्स हैं, और सरकार के जो BSF या हमारी सेनाएं काम करती है, जो भी एजेंसियां काम करती है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। सरकार इस स्तर पे काम भी कर रही है। उसके बाद DRDO, काउंटर ड्रोन सिस्टम, ठीक है, काउंटर ड्रोन सिस्टम। तो ये भी DRDO के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। DRDO के द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित किया जा रहा है, ताकि यदि कोई ड्रोन आ रहे उधर से और हमें पता चले तो हम उसे एयर में ही, हवा में ही मार के गिरा सकें, ताकि वो नहीं पहुंच पाए। तो काउंटर ड्रोन सिस्टम DRDO के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये समझ गए, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर गृह मंत्रालय ने एक समिति बनाई है, ठीक है, गृह मंत्रालय ने एक समिति बनाई। इस समिति का नाम है, एक सेकेंड, हाँ, ARDTC, एंटी रफ ड्रग टेक्नोलॉजी, अच्छा सॉरी, ड्रोन टेक्नोलॉजी कमिटी, एंटी रफ
ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कमेटी काम करती है, ठीक है। और ये राज्यों से कोऑर्डिनेशन बनाती है, एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाती है, और जो मैंने परमिशन की बात की थी उसको ये मॉनिटर करती, चीज़ों को मॉनिटर करता है। तो ये कमेटी बनाई गृह मंत्रालय के अंदर इसी के मॉनिटरिंग करने के लिए। तो ये हम सिर्फ बता रहे हैं कि आपको क्या क्या सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है, वो शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसे आप जानते हैं कि इजराइल से भारत सरकार ने इस विषय पर मदद मांगा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ड्रोन सिस्टम, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो तकनीकी ट्रांसफर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं का शेयरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो ये होते रहता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग थी, सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। आप यदि चाहे तो इस पॉइंट को अलग अलग भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस पॉइंट को ऐसे घेरा बना के भी इस तरीका से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ ये बता देना है, थोड़ा सा हिंट कर देना है कि सरकार के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं तो आप एक लाइन में भी इस तरीका से, पैराग्राफ में भी इस आंसर को लिख सकते हैं, सरकार के प्रयास को। अब देखिए, अब आपको इस पर टिप्पणी करना है। टिप्पणी करने का मतलब हमने क्या कहा, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या टिप्पणी कीजिए, तो टिप्पणी करने का मतलब हमने कहा कि आप उसके प्रति क्या नजरिया रखते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो पर्याप्त नहीं है, और ऐसे भी सरकार यदि कोई भी कदम उठाती है तो पर्याप्त नहीं ही होता है, उसमें बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता होती है। जैसे अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जो आपको सुधार देना, आपको सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है कि ये प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है, या नहीं तो आप सिंपल लेकिन से भी लिख सकते हैं कि लेकिन सरकार को इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रयास किए जाने चाहिए थे। उदाहरण के लिए, बस उदाहरण के लिए डैश दिया और आपने लिखना शुरू कर दिया, उदाहरण के लिए डैश दिया और लिखना शुरू कर दिया। जैसे कुछ दिन पहले अगर यदि आपको याद हो तो जो बॉर्डर स्टेट है, जो सीमा से हमारा स्टेट बॉर्डर लगा हुआ है, वहाँ कहा था कि 100 किलोमीटर का जो सीमावर्ती इलाका है वो बीएसएफ के नियंत्रण में होगा, बीएसएफ उसको मॉनिटर करेगा, ठीक है। जैसे हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ये क्या है, ये बॉर्डर स्टेट है, गुजरात है। तो ये तो बोला था कि बीएसएफ जो हमारा बॉर्डर की सुरक्षा करती है वो इसे मॉनिटर करेगा। तो इस पे राज्य सरकारों ने थोड़ा आपत्ति जताया था कि 100 किलोमीटर का दायरा बहुत अधिक है। तो ये तो क्या यहाँ पे देखिए संघीय टकराव शुरू हो गया ना, जो केंद्र और राज्य को मिल के काम करना चाहिए था वो तो नहीं हो रहा है। इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है कि ये उदाहरण, लेकिन ये देना है कि लेकिन ऐसी के कारण ऐसा हुआ, इसके चलते तो परिसंघीय, जो हमारे यहाँ परिसंघीय व्यवस्था है या संघवाद की जो व्यवस्था है, संघवाद की व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए था। केंद्र और राज्य को संघीय सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षा के मुद्दे पर एजेंसियों को मिलकर स्टेट पुलिस और केंद्र की एजेंसियां, स्टेट इंफॉर्मेशन यूनिट जो स्टेट की अपनी इंफॉर्मेशन एकत्रित करने वाली यूनिट होती है और वो केंद्र की जो होती है, दोनों को सभी को आपस में मिलकर काम करना चाहिए था। तो ये आपका पहला टिप्पणी होना चाहिए था उस पर, ठीक है, ये पहला टिप्पणी कि ऐसा करना चाहिए था। दूसरा आप देखिए बजट, देखेंगे इस बार के बजट में भी हल्ला चला कि बजट पे आवंटन कम हुआ है, तो बजट का आवंटन यार अधिक कीजिए। डीआरडीओ की क्या स्थिति है आप जानते हैं, आप कहेंगे सर कैसे, बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति है। आपने देखी कि हमारे यहाँ डीआरडीओ है और इसरो है। इसरो का स्थापना डीआरडीओ के बाद हुआ था, इसरो का स्थापना डीआरडीओ के बाद हुआ था। डीआरडीओ शायद 1958 में बना था और इसरो 1969 में बना था, ठीक है, अगर एग्जैक्ट मैं मुझे लगता है शायद यही डेट है, सही है। तो ये देखिए फिर भी लेकिन डीआरडीओ देखिए कि इसरो इतना नाम नहीं कमा पाया, इसरो इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया, क्यों, रीजन है बजटीय आवंटन। तो आप बजट का आवंटन कीजिए। देखिए जो हमारा सेना है, अभी अग्निवीर की समस्या चल रही है ना, कितना विरोध हो रहा है कि इससे हमारा सेना कमजोर हो जाएगा, वो एक अलग, अग्निवीर पे भी स्पेशल सवाल बिहार पीसीएस पूछा हुआ था, उसके डीप में हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब तक आप बजट पे आवंटन नहीं करेंगे, सेना को अत्याधुनिक तकनीक नहीं देंगे, सेना को उस स्तर का स्किल नहीं देंगे, तब तक सेना क्या इस चीज़ को रोक पाएगा। काउंटर ड्रोन सिस्टम जो हमारा बनाया जा रहा है, तो आप बजट आवंटन जब तक नहीं करेंगे एजेंसियों को, डीआरडीओ को, वो तब तक कैसे अत्याधुनिक तकनीक को डेवलप कर पाएगा। तो बजट आवंटन बहुत जरूरी है इसके लिए, समझ गए। तो टिप्पणी आपका बजट आवंटन। तीसरा पॉइंट आप ले लीजिए कौशल, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। आप कहेंगे सर कौशल विकास यहाँ पे कहाँ से आ गया, बिल्कुल आ जाएगा। ये देखिए कौशल विकास कैसे, आप स्टेट पुलिस की बात करते हैं, हम स्टेट पुलिस जो हमारी राज्य की पुलिस है, आप किसी न किसी राज्य में रहते होंगे, वहाँ की पुलिस की कितनी बुरी स्थिति है यार, आप जानते होंगे। वो अत्याधुनिक हथियार से नहीं परिचित है,
कई बार देखे होंगे जब हमारे यहाँ देश में जब अपराध क्राइम हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि यार ये हथियार तो भारत में बैन है, ये हथियार तो इंडिया में आ ही नहीं सकता है। इतने अत्याधुनिक तकनीक से, जैसे सलमान खान के घर के अगर आगे जो फायरिंग हुआ था, ऐसे उसके बाद फिर वो सुद्दी मूसेवाला का हत्या हुआ था, ऐसे बहुत सारे जम्मू कश्मीर में देखिए डेली हो रहा है, वो बहुत दुखद है, नहीं होना चाहिए था। तो क्या वो परिचित ही नहीं है कि ये हथियार है कौन सा? तो जब तक उसे आप अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन चलाना, एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम का ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक कोई बेनिफिट होगा नहीं होगा ना। हमारे सेना के लोग तो थोड़ा बहुत प्रशिक्षित हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का आप एक एग्जाम्पल उदाहरण ले लीजिए, जब तक जम्मू कश्मीर की स्टेट यूनिट, जो स्टेट की पुलिस है, वो प्रशिक्षित नहीं होगी, तब तक सेना क्या, जब तक वो दोनों कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेगा, तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे या सुरक्षा वहाँ मुहैया करा पाएंगे? वो तो आप स्थिति आप देख ही रहे हैं। क्योंकि देखिए स्टेट पुलिस को, वो उस राज्य का व्यक्ति होता है, वहाँ लंबे समय तक नौकरी करता है, उसको बहुत आइडिया होता है। लेकिन सेना की जो मिलिट्री है ना, उसका ट्रूप्स का ये पूरे भारत में ये होता है ना, कभी यहाँ पे बॉर्डर अति नौकरी कर रहा है, फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया कहीं उधर बांग्लादेश बॉर्डर चले गया, कहीं गुवाहाटी भेज दिया गया, तो उसका ट्रूप्स का मूवमेंट होता है। हाँ, मूवमेंट, ट्रूप्स का मूवमेंट होता है, वो अलग अलग मूव करते रहता है अलग अन जगहों पे। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है तो कश्मीर में ही रहती है ना। तो ये इसीलिए हमने कहा कि कौशल, स्टेट पुलिस का भी कौशल विकास करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन सब चीज़ों से। और देखिए कोई भी चीज़ जो आता है तो वो कहाँ से आता है, या तो समुद्र के रास्ते आएगा या सीमा पार से आएगा, ठीक है, दो ही तरीका से आता है ना। तो जो हमारा तटीय राज्य है, उसके स्टेट पुलिस को भी तो सशक्त करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि ड्रोन गुजरात के ऊपर से ना उड़ा के वो कर्नाटक गोवा के ऊपर से उड़ा दिया, ठीक है। तो अब कहेंगे कि तो सेना तो यहाँ नहीं, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, सेना गोवा में तो है नहीं, तटीय सुरक्षा बल वहाँ पे होता है, तो उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा भाई। अत्याधुनिक तकनीक का ये तकनीक है, इसका ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप कसाब के बारे में जानते होंगे, और जो अटैक किया था मुंबई में, उसके पास सैटेलाइट फ़ोन था यार। आज भी बहुत लोगों के पास सैटेलाइट फ़ोन नहीं है, उसके पास सैटेलाइट फ़ोन था। तो अत्याधुनिक तकनीक से परिचित आपके अपने पुलिस वाले को कराना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन से काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इजराइल से तो हम ले रहे हैं, लेकिन पड़ोसी देशों से, जो हमारा पड़ोसी देश है, जो हमारा नेबर कंट्री है, इससे संबंध बहुत बेहतर करने पड़ेंगे, बहुत बेहतर संबंध करने पड़ेंगे। आप देखिए बांग्लादेश, आप पाकिस्तान बॉर्डर से जूझ रहे हैं, चाइना आपके साथ समस्या क्रिएट कर रहा है, श्रीलंका मालदीव क्या स्थिति है। अभी ऐसा कहा जा रहा है विदेश नीति में कि भारत की जितने भी पड़ोसी देश है सभी भारत से नाराज है। यदि जो एक बफर स्टेट, आप हिस्ट्री में बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ये जो हमारा नेपाल है, इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट का काम कर रहा है, भूटान बफर स्टेट का काम कर रहा है। यदि ये आपसे नाराज होता है और ये चाइना को या पाकिस्तान को या बांग्लादेश को, म्यांमार को इलीगल एक्टिविटी करने के लिए अपने लैंड का इस्तेमाल करने देता है, तो बताइए फिर भारत में इन सब चीज़ों का इम्पोर्ट कितना अधिक बढ़ जाएगा, तो भारत की बड़ी समस्या हो जाएगी ना। इसलिए पड़ोसी देशों के साथ आपको संबंध सुधारना पड़ेगा। जैसे कभी कभी देहात में, गांव घर में कहावत होता है कि मजबूरी में खून का घूंट भी पीना पड़ता है। जहर का घूंट भी हमारे शंकर जी, भोले बाबा, शिव जी पिए थे ना। तो हाँ, आपको लगता है कि हम विश्व पावर हैं, भारत एक शक्तिशाली देश है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ अपना अहित करके भी, जैसे इसको हम लोग कहते हैं जहर का घूंट पी करके भी, आपको पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करना पड़ेगा। यदि आप पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर नहीं करेंगे तो चाइना बैठा हुआ है संबंध बेहतर करने के लिए, और फिर हमारे लिए समस्या क्रिएट होगा, दिन प्रतिदिन जो समस्या क्रिएट होते रहेगा। इसीलिए पड़ोसी देशों के साथ संबंध आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा बॉडी का पॉइंट था, आपका टिप्पणी था। फिर से हम बता दें, क्वेश्चन में टिप्पणी पूछा गया था। अब आता है निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष क्या लिखेंगे, ये बताइए, निष्कर्ष क्या लिखेंगे? आपने सुझाव तो सारा का सारा दे दिया है, तो निष्कर्ष क्या यहाँ पे लिखा जाएगा? कुछ तो लिखना पड़ेगा। अगर आप निष्कर्ष नहीं भी लिखना चाहे तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप निष्कर्ष डाल दीजिए कि इन सभी उपायों पर भारत सरकार को त्वरित गति से कार्यान्वयन करना चाहिए था, ठीक है। इस सभी गतिविधियों पर, इन सभी सुझावों पर, इन सभी उपायों पर भारत सरकार को, और यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो, और स्टेट सरकार को, और बौद्धिक वर्ग, जो सुरक्षा विशेषज्ञ हमारे देश में है। कभी आप टीवी डिबेट सुनते होंगे तो बहुत सारे सुरक्षा विशेषज्ञ वहाँ पे होते हैं, तो सुरक्षा विशेषज्ञों की राय से, ठीक है, इस पर त्वरित गति से कार्यक्रम करना चाहिए था, त्वरित गति से क्रिया करना चाहिए था, या इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या कार्यान्वयन करना चाहिए था, ताकि
भारत अपनी सीमा पार से हो रहे अवैध गतिविधि को पूर्णतः नियंत्रित कर सके, पूर्णतः नियंत्रित कर सके। और भी अगर जोड़ना है तो भारत में हो रहे आर्थिक व मानवीय क्षति का नुकसान को समाप्त किया जा सके, पूर्ण विराम। आप ये डाल दीजिए। क्या हुआ, बॉडी से थोड़ा अलग डिफरेंट पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया। देखिए भूमिका में कुछ और, आपने भूमिका भौगोलिक परिस्थिति से शुरू किया था, बॉडी और निष्कर्ष मानव परिस्थिति पे। तो ये होता है आंसर कि आपका पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा है, पॉइंट रिपीट नहीं। अगर पॉइंट आपका रिपीट होगा, कंटेंट अलग अलग भाषा में रिपीट होगा तो फिर समस्या हो जाएगा। तो फिर से बताते हैं कि भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ आपसी सहमति से बेहतर तरीके से त्वरित गति से भारत सरकार को कार्यक्रम में क्रियान्वयन करना चाहिए था, ताकि सीमा पार से हो रहे इन अवैध गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त किया जा सके और भारत में हो रहे आर्थिक और मानवीय नुकसान को पूर्णतः समाप्त किया जा सके, पूर्ण विराम। तो ये आप निष्कर्ष था। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आंसर भी समझ गए होंगे। ये प्रयास यदि हमारा अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी माध्यम के छात्र हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कल हम अगला क्वेश्चन, फिर इस सीरीज में नेक्स्ट डे कल हम अगले क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।